हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे भूगोल। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप सभी का पीआरटी हो 6 to 8 हो या 9 to 12 हो। तो यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं पेपर जो थर्ड आप सभी का सब्जेक्ट का पेपर है, इसमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो आप सभी का जीएस का क्वेश्चन है, इसमें भी आप सभी के जियोग्राफी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है 20 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 21 है, सुवर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? तो कहां से निकलती है? नगरी नामक स्थान से। यहाँ पर नगरी लिखा है, जो इसका सटीक वर्ड है वो क्या है? नगरी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सुवर्ण रेखा नदी जो है ये झारखंड के रांची के नगरी नामक स्थान से निकलती है, जो ओडिशा से गुजरते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहां से गुजरती है? तो ओडिशा से गुजरते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन यहाँ पे देख पा रहे हैं, आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे कि जो यहाँ पर ऑप्शन रीड नहीं किए जाते हैं, तो ऑप्शन देख पा रहे हैं और मांझी है, मंदार है, हेहल है। लेकिन ये किस गांव के पास से निकलती स्वर्ण रेखा नदी है? तो नगरी है, यहाँ पर नगरी लिखा है, ध्यान रखिएगा। इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है, किसकी? स्वर्ण रेखा की जो प्रमुख सहायक नदी है वो क्या है? राडू है, कांची है और खरकई है। ये तीन है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो जो धुआंधार जलप्रपात है ये किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ पर गोदावरी नहीं होगा, नर्मदा नदी होगा। ये क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी। जो कपिल धारा जलप्रपात है ये किस नदी पर स्थित है? यहाँ पर नर्मदा हो जाएगा। किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। यहाँ पर भी नर्मदा नदी हो जाएगा। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। जो जोग शरावती है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये शरावती नदी पर स्थित है। कहाँ पर? तो पश्चिम कर्नाटक के शिमोगा जिले में। शिमोगा जिले में, जिला पूछा जा सकता है तो ध्यान रखिएगा, शिमोगा जिला है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो धुआंधार जलप्रपात है ये मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है। कौन सा? धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। जबकि जो कपिल धारा जलप्रपात है ये किस पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक जिले में स्थित है। इसके बाद में जो जोग गरसोप्पा है ये जलप्रपात पश्चिम कर्नाटक के शिमोगा जिले में शरावती नदी पर स्थित है। देश का दूसरा सर्वोच्च जलप्रपात है, इसे ध्यान रखिएगा। जो ये जोग जलप्रपात है ये देश का दूसरा सर्वोच्च जलप्रपात है। इसका नया नाम क्या रखा गया है? तो महात्मा गांधी जलप्रपात रखा गया है। नेक्स्ट है, लीखापानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? लीखापानी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन देख पा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश दिया है, सिक्किम दिया है, लेकिन जो लीखापानी हिमनद है ये अरुणाचल प्रदेश के राज्य में स्थित है। इसके बारे में देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन भी आप सभी का सब्जेक्ट का पूछा गया, थर्ड पेपर मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट है। लेखापानी हिमनद जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित लेखापानी दर्रे के पास स्थित है। लेखापानी दर्रे के पास स्थित है। यह हिमनद जो है उच्च हिमालय में अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो उच्च हिमालय में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा पर। लेखापानी असम राज्य के तिनसुकिया जिले में स्थित है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, इस बार आपका पूछा गया था बीपीएससी टीआरई जो आपका एग्जाम हुआ था, जो कैंसिल हो गया, रद्द हो गया है। इसमें पूछा गया था जो लेखापानी है ये असम राज्य के तिनसुकिया जिले में स्थित है। एक नगर भी है जो कि चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये क्या है? ये जिला जो है ये चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है। नोट कर लीजिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती है? उत्तर दिशा में नहीं मिलती है, तो ई ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं कि आपके सब्जेक्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा।
तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ऑप्शन इसका यहाँ पर क्या था, ए था। यहाँ पर पूछा गया था जो सहायक नदी है ये ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती, तो उत्तर दिशा से कौन सी नहीं मिलती, तो सबसे पहले ब्रह्मपुत्र के बारे में देख लीजिए। ब्रह्मपुत्र नदी जो है हिमालय को उत्तर में तिब्बत के पठार पर स्थित मानसरोवर झील के पास से निकलती है। तिब्बत के पठार पर स्थित जो मानसरोवर झील है यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और हिमालय के साथ साथ पूर्व की ओर बहती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी किस ओर बहती, पूर्व की ओर बहती है। यह तीनों देशों चीन, भारत तथा बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। चीन के तिब्बत पठार पर इसे सांगपो नदी, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नदी कहा जाता है, जबकि असम में ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है, बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जानी जाती है। 4 पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। चीन में क्या कहा जाता है, सांगपो नदी, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी, असम में ब्रह्मपुत्र नदी, बांग्लादेश में जमुना नदी कहा जाता है। दिबांग, लोहित, धनसिरी, कामेंग, मानस, तिस्ता तथा सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा में मिलने वाली सहायक नदी है। उत्तर दिशा में जो मिलने वाली सहायक नदी है वो कौन कौन सी है, दिबांग है, लोहित है, धनसिरी है, कामेंग है, मानस है, तिस्ता है, सुबनसिरी है। ये सभी नदियां क्या है, ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा में मिलती हैं। नेक्स्ट है मानसून एवं वर्षा। यहाँ से क्वेश्चन आप सभी देख पा रहे हैं कि किस प्रकार के पूछे गए थे। तो निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है, तो यहाँ पर बी आंसर आपका सही हो जाएगा, कोरोमंडल तट में, ठीक है, या तट पर कह सकते हैं। तो यहाँ पे दिया है गारो, खासी और जैतिया की पहाड़ियां, जो कि ये पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा। छोटा नागपुर का पठार ये भी नहीं, तो सही यहाँ पर आपका आंसर बी था, ठीक है, ध्यान रखिएगा बी आंसर यहाँ पर सही है। इसके बारे में यहाँ पर देख पा रहे हैं अक्टूबर और नवंबर महीने में लौटते मानसूनी पवनों के बाद बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करने के बाद तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों कोरोमंडल तट में वर्षा होती है। लौटते मानसूनी पवनों के द्वारा, ठीक है, बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करने के बाद में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र जो कोरोमंडल तट है यहाँ पर वर्षा होती है। तो जलवाष्प ग्रहण करने के बाद में वर्षा होती है, जबकि उत्तर भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा पश्चिम विक्षोभ के कारण होती है, जो रबी की फसलों के लिए काफी फायदेमंद होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो उत्तर भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा है ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। नेक्स्ट है भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उपस्थिति होती है, तो यहाँ पर आपका आंसर ई सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सही क्या होगा, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो जो अधिकांश चक्रवात होता है तो 8 डिग्री से 15 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य पैदा होता है, 8 से 15 के मध्य। यहाँ पर 8 से 13 है, यहाँ पर 10 से 15 है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी आपकी, तो 8 डिग्री से 15 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। यहाँ पर क्या है, उत्तरी अक्षांश, यहाँ पर क्या होगा, नॉर्थ होगा, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवात 8 डिग्री से 15 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य पैदा होते हैं। बंगाल की खाड़ी में ज्यादातर चक्रवात जो होते हैं या बनते हैं ये अक्टूबर नवंबर माह में बनते हैं। भारत में चक्रवातों का जो निर्माण है ये अरब सागर से अधिक बंगाल की खाड़ी में होता है। पूछा जा सकता है कि भारत में जो चक्रवात है ये सबसे ज्यादा कहाँ पर होते हैं या बनते हैं, तो अरब सागर से अधिक किसमें होते हैं, बंगाल की खाड़ी में होते हैं, तथा ये जो चक्रवात होते हैं ये अधिक खतरनाक होते हैं। नेक्स्ट है हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है, तो ये क्या है, 15 अक्टूबर है, ठीक है। 1 अक्टूबर दिया है, 1 नवंबर दिया है, लेकिन आपका आंसर जो सही होगा वो क्या है, बी, 15 अक्टूबर। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जीएस के पोर्शन में पूछा गया क्वेश्चन है
दक्षिण पश्चिम मानसून एक प्रकार की मौसमी हवाएं हैं जो हिंद महासागर और अरब सागर की ओर से भारत के दक्षिण पश्चिमी तट की ओर बहते हुए भारत, पाकिस्तान व बांग्लादेश में जून से सितंबर के बीच बारिश कराती है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये हो गई है, जो ये मानसून है एक प्रकार की क्या है, मौसमी हवाएं हैं, और ये हवाएं किस ओर बढ़ती हैं, तो हिंद महासागर और अरब सागर की तट से भारत के दक्षिण पश्चिमी तट की ओर बहती हैं। ठीक है, भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट की ओर बहती है। भारत, पाकिस्तान व बांग्लादेश में जून से सितंबर के बीच बारिश कराती, जून से सितंबर के बीच में। यह मानसून अक्टूबर व नवंबर माह के बीच में वापस लौटता है। कौन सा मानसून है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो है ये अक्टूबर और नवंबर के बीच में वापस लौटता है, जिसे मानसून का निवर्तन कहा जाता है। लौटने की जो ये स्थिति होती है इसको क्या कहते हैं, निवर्तन कहते हैं। हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की जो वापसी की सामान्य तिथि है ये क्या है, 15 अक्टूबर है। नेक्स्ट, त्रिवार्ता के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है, तो ये जलवायु क्या है, उपोष्ण मानसूनी जलवायु है। बी आंसर यहाँ पर सही है। यहाँ पर देख पा रहे हैं सवाना प्रकार नहीं है, भूमध्य सागरीय प्रकार ये भी नहीं है, तो यहाँ पर आपका आंसर उपोष्ण मानसूनी जलवायु हो जाएगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि त्रिवार्ता के अनुसार भारत की जलवायु उपोष्ण मानसूनी प्रकार की है। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र विद्यमान है। तो जो भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र किसके बीच में विद्यमान है, तो भूमध्य रेखा के दोनों ओर 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य में। इसका जो विस्तार है महाद्वीपों के पश्चिमी क्षेत्रों में पाया जाता है। इस प्रकार की जलवायु में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है, तो यहाँ पर आपका आंसर कैसे हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर सही क्या होगा, तो ये देख लीजिए, ये क्या है, एक उपजाऊ, ये क्या है, एक उपजाऊ जलोढ़ मैदान है। यह गंगा और उसकी सहायक नदियों के अपवाह क्षेत्र में स्थित है। पॉइंट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसका 2 से अधिक राज्यों में विस्तार है। ठीक है, ये भी आपका सही हो जाएगा। कौन कौन से राज्य है आगे आप देखिएगा। यहाँ प्रतिवर्ष जो वर्षा होती है 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है, 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक। ठीक है, तो यहाँ पर ई आंसर आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मध्य गंगा के मैदानी जो कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत पूर्वी उत्तर प्रदेश है और क्या है, बिहार है, छोटा नागपुर पठार को छोड़कर। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा गया था राज्य, 2 राज्यों में, तो वो 2 राज्य कौन से, एक उत्तर प्रदेश से, दूसरा बिहार है, लेकिन यहाँ पर छोटा नागपुर पठार छोड़कर। यह एक उपजाऊ जलोढ़ मैदान है जो गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया है। यहाँ प्रतिवर्ष जो वर्षा होती है 75 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। नेक्स्ट है, जीटी त्रिवार्ता के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है, तो यहाँ पर आपका आंसर 30 का क्या सही हो जाएगा, पश्चिमी तट। यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, पश्चिमी तट। ऑप्शन देख पा रहे हैं यहाँ पर है मेघालय का पठार है, पश्चिमी तट है, कोरोमंडल तटीय क्षेत्र है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो आंसर आपका क्या सही है, बी। एम पूछा है तो यहाँ पर पश्चिमी तट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, इसके बाद में है वन क्षेत्र। कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं कहाँ पर, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। तो कहाँ पर नहीं पाए जाते हैं, तमिलनाडु में। कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं तमिलनाडु में। इसके बारे में देख पा रहे हैं कि कांटेदार जो जंगल व झाड़ियां हैं ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर वर्षा की मात्रा क्या हो, 70 सेंटीमीटर से कम हो। तमिलनाडु राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून एवं उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा वर्षा होती है। किसके द्वारा वर्षा होती है, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून और उत्तरी या उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा। इसलिए यहाँ कांटेदार जंगल पाए जाने की अनुकूल परिस्थितियां नहीं पाई जाती है, मतलब यहाँ पर कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। इसके घास के मैदान, झाड़ झंगाट
वन, बंजर भूमि सरकार और निजी दोनों व्यक्ति तथा समुदाय सभी से संबंधित है, उन्हें कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? सी आंसर सही हो जाएगा, अवर्गीकृत वन कहा जाता है। सुरक्षित वन नहीं होगा, क्योंकि सुरक्षित वन यहाँ पर देखिए विभिन्न प्रकार के बताए गए हैं। घास का मैदान भी कहा गया है, यहाँ पर झाड़ झंगाड़ भी कहा गया है, वन भी, बंजर भूमि सरकार और निजी दोनों। तो यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, संरक्षित भी नहीं है, अवर्गीकृत हो जाएगा। ठीक है, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट हो जाएगा। तो सी आंसर यहाँ पर आपका सही है। घास के मैदान, झाड़ झंगाड़, वन, बंजर भूमि सरकार और निजी दोनों व्यक्ति तथा समुदाय सभी से संबंधित वनों को अवर्गीकृत वन कहा जाता है। आरक्षित वन किसको कहते हैं? तो जो आरक्षित वन होते हैं सरकार की प्रत्यक्ष निगरानी में होते हैं। संरक्षित वन जो होते हैं सरकार द्वारा देखभाल की जाती है, इसमें लोगों को कुछ छूट प्राप्त होती है। लेकिन अवर्गीकृत जो वन होते हैं ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? जहां पर वर्षा क्या हो, भारी वर्षा होती है। तो ये जो वन है पश्चिमी घाट, यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं कि पश्चिमी घाट असम के ऊपरी हिस्से, तमिलनाडु, लक्षद्वीप एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प है ये डी बताया गया है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लिखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए? 25 दिया है, 33 दिया है, 39। तो होना कितना चाहिए? 33%। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लिखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत जो होना चाहिए वो 33% है। स्वतंत्रता के बाद की यह पहली राष्ट्रीय वन नीति थी। कौन सी? 1952 की। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होगा, राष्ट्रीय वन है, संरक्षित वन है, गांव के जंगल है और वृक्ष भूमि है, इनको वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक आपदाएं। यहाँ से क्वेश्चन आप देख सकते हैं किस प्रकार के पूछे गए हैं। तो निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भूस्खलन प्रवृत्ति प्रोन नहीं है? तो यहाँ पर क्या है, पहले ये देख लीजिए। तो पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है और हिमालय क्षेत्र है। तो ये आपका आंसर, तीनों पॉइंट ये सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि भारत के भूस्खलन क्षेत्रों में हिमालय पर्वत के पश्चिमी व पूर्वी हिस्से हैं, पश्चिमी घाट है, नीलगिरी पर पूर्वी घाट है तथा विंध्याचल पर्वत प्रमुख रूप से आते हैं। यह क्षेत्र भारत के 15% हिस्से को प्रभावित करता है, जो ये क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त सतपुड़ा है, शिवालिक है, मध्य भारत के पठार पर भी यदा कदा भूस्खलन की घटनाएं देखी जाती, कभी कभी जो है भूस्खलन की घटनाएं यहाँ पर भी देखी जाती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है? किससे प्रभावित है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको 38 का आंसर बताना है। तो बी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, कोरोमंडल है। ठीक है, बी आंसर यहाँ पर आपका सही है। इसमें मालाबार भी दिया है, कोंकण भी दिया है, लेकिन सही क्या है, कोरोमंडल है। इसके बारे में देख पा रहे हैं कि भारत के संपूर्ण तटीय क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय चक्रवात से प्रभावित है। यहाँ पूर्वी तट चक्रवात से अधिक प्रभावित रहता है। जो यहाँ पर जो है पूर्वी तट है, ये किससे प्रभावित रहता है? चक्रवात से। जिसका तटीय क्षेत्र क्या है? तो कोरोमंडल है और उत्तरी सरकार है। नेक्स्ट है, हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर बताना है क्या सही होगा। यहाँ पर देखिए 30 डिग्री सेल्सियस कहा गया है, तो 40 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, क्या है, यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। तो नहीं, यहाँ पर क्या होगा, 40 से कम कितना होना चाहिए? 40। ठीक है, यहाँ पर 30 कहा है तो कम से कम कितना होना चाहिए? 40। ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा और इसका अपोजिट यहाँ पर बताया गया है कि यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस होगा।
या इससे अधिक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। तो यहाँ पर सही कथन बताना था, ना तो पहला है और ना ही दूसरा है। तो इसमें आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, 30 की जगह पर 40 होगा और 40 की जगह पर 30 होगा। नेक्स्ट है बाढ़ रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि, आप सभी को पता है ये क्या है, वनारोपण है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आगे हम चट्टान, सेल और मृदा के संबंधित जितने भी क्वेश्चन है डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।